Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next lecture of geography. ये लेक्चर जो हैं ये रहेगा रिलेटेड टू JKPSI और FA एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है वो सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा अबाउट विंड्स। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था प्रेशर बेल्ट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, और मैंने आपको वेदर क्लाइमेट के बारे में बताया था। ठीक है, टॉरिड जोन, फ्रीज जोन, टेम्परेट जोन ये मैंने आपको बताया था। मैंने परमानेंट विंड्स के बारे में बताया था आपको कि कौन से होते हैं, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज या पोलर ईस्टर्लीज क्या होती हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था सीजनल विंड्स के बारे में मैंने बताया था, लोकल विंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है अबाउट साइक्लोन। साइक्लोन्स पे क्वेश्चन आता है, अलग अलग जगहों पर साइक्लोन्स का क्या क्या नाम दिया गया है और साइक्लोन्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साइक्लोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा सराउंडेड बाय हाई प्रेशर। मतलब यहाँ पर अगर मैं ये लो प्रेशर एरिया बोल रहा हूँ और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, हर जगह पर हाई प्रेशर है क्योंकि जहाँ पर भी लो प्रेशर है उसके आसपास हाई प्रेशर ही होता है। तो हाई प्रेशर विंड्स कहाँ से जाती है, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। विंड्स को ऐसे जाना है लेकिन विंड ऐसे नहीं जाती है, विंड थोड़ा सा राइट वर्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, ये भी राइट वर्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है। इस विंड को ऐसे आना था लेकिन ये राइट वर्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है। इस विंड को ऐसे स्ट्रेट जाना था लेकिन ये राइट वर्ड शिफ्ट होकर ऐसे आ जाता है। अगर आप देखोगे इस तरीके से विंड्स कुछ ऐसे आ गई हैं, ये ऐसे आ गया, ये वाली विंड जो है ये कुछ ऐसे आ गया, ये वाली विंड जो है ये कुछ ऐसे आ गया, ये वाली विंड जो है ये कुछ ऐसे आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये कैसे रोटेट करेगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे ऐसे ये साइक्लोन बनता है। साइक्लोन तो कब बनता है आपको बोलना है, जब लो प्रेशर इनसाइड होता है और हाई प्रेशर सराउंड होता है लो प्रेशर को, तो साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। एंटी साइक्लोन का मतलब अपोजिट टू साइक्लोन, दैट मीन जब हाई प्रेशर इनसाइड होता है और इस हाई प्रेशर को सराउंड कौन करता है, ये अगर हाई प्रेशर है इसको सराउंड कौन करता है, इसको लो प्रेशर सराउंड करता है, इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है एंटी साइक्लोन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लोन। फिर हम साइक्लोन्स को क्लासिफाई करते हैं, एक होता है हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा हमारे पास होता है टेम्परेट साइक्लोन और तीसरा हमारे पास होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स क्लासिफिकेशन है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा, टेम्परेट साइक्लोन भी आपको देखने को मिलेगा और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये भी देखने को मिलता है। लेकिन जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली जो है इस साइक्लोन को यूज़ किया गया इंडिया में। अगर यहाँ पर आपने इंडियन ओशन आपने देखा होगा या बे ऑफ बंगाल आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेगा और वो साइक्लोन्स किसको हिट करते हैं, कोस्ट ऑफ आंध्रा, कोस्ट ऑफ उड़ीसा है, ठीक है, तमिलनाडु है, तो उस साइक्लोन की वजह से हिट होता है। अब साइक्लोन जो है इसको इंडियन, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है इंडियन ओशन में इसको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। टाइफून, इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून का नाम दिया जाता है कहाँ पर, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। इसको हरिकेन का नाम दिया जाता है अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ठीक है, इसको ये आपको याद रखना, ये पूछा गया, इसको विले विले ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, इसको ताइफू जापान में बोला जाता है। ठीक है, और इसको बैगवस फिलीपींस में जनरली बोला जाता है। लेकिन कौन सा पूछा गया है, टाइफून पूछा गया है, हरिकेन्स भी पूछा गया है, साइक्लोन इसको इंडिया में बोला जाता है, वेली वेली ये पूछा गया है और टाइफू जो है ये जापान में ये भी पूछा गया है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका, सर आइसोलाइंस का मतलब क्या होता है, आइसोलाइंस का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल। जहां पर भी आइसो देखो, आइसो बार देखो, आइसो लाइन देखो, ठीक है, ये सारे आइसोहेटल देखो, आइसोक्लाइन देखो, आइसोथर्म देखो, थर्म का देखो। अगर मैं बोलता हूँ आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल या सेम, थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। जहां पर सेम टेम्परेचर होता है उनको हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। आइसो बार अगर बोलोगे आप, आइसो बार, बार का मतलब क्या होता है, बार किसका यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है, और आइसो का मतलब होता है सेम प्रेशर, तो सेम प्रेशर जहाँ पर होता है उसको आइसो बार्स बोलते हैं। ऐसी लोकेशन जहाँ पर आपको सेम प्रेशर देखने को मिलता है उनको बोलते हैं हम आइसो बार्स, और ऐसी लोकेशन जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, सेम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, फिर उन लोकेशंस को आप जोड़ोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा एक एरिया है, यहाँ पर मैंने लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी, ई, एफ, जी, एच,
IJKL। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने बोला यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर भी 10 डिग्री मैंने किया, यहाँ पर भी 10 डिग्री मैंने किया, यहाँ पर भी 10 डिग्री मैंने किया। तो यहाँ पर मैंने 20 डिग्री किया, ई पे 20 डिग्री, डी पे 20 डिग्री, ठीक है, जी पे 20 डिग्री और एच पे मैंने 20 डिग्री किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ पर मुझे 10 10 देखने को मिलता है इन सभी को मैं जोड़ूंगा। आप देखो, ए जाएगा सीधे सी के पास, सी जाएगा सपोज एफ के पास, और एफ आ जाएगा सपोज ऐसे। ये लाइंस ऐसी लाइंस होती है जहाँ पर आपको सेम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अरे बात समझ। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ 20 20 वाली लाइन में जोड़ूंगा, तो 20 20 ये यहाँ पर जाएगा 20, उसके बाद ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 20, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये लाइन होगी 20 डिग्री आइसोबार और 10 डिग्री आइसोबार लाइन्स। मतलब ऐसे लोकेशन जिनका टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे लोकेशन जिनका प्रेशर आप बोल सकते हो सेम रहता है, एक ऐसी लाइन जहाँ पर सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना था। बस अब आपको आइसो याद रखना है। आइसो लाइंस आर दोज विच जॉइन द प्लेस ऑफ इक्वल वैल्यू। आइसो लाइंस ऐसी लाइन्स होती हैं, ये उन लोकेशंस को जोड़ देता है जिन लोकेशंस की क्या है, जिन प्लेसेस की क्या है इक्वल वैल्यू है। जैसे कि 10 डिग्री के साथ ही जुड़ेगा, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, ऐसी ये लाइन जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसा कि ये बन गई एक आइसो लाइन। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो आइसो बार बन गया। अगर ये प्रेशर 10 बार 10 बार 10 बार तो आइसो बार बन जाएगा। जहाँ पर सपोज यहाँ पर बोलता हूँ मैं 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। तो ये जोड़ रहा है उन प्लेसेस को जहाँ पर सेम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। और लाइन आप ड्रॉ करोगे, इसको बोलते हैं जहाँ पर सेम रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं आइसो हिटल। ठीक है, आइसो हाइट जनरली इसको बोलते हैं, आइसो हाइट बोला जाता है इसको, या आइसोहिटल मेथड भी जनरली बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। अब बस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर आइसोलाइंस आर गिवन डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट्स दे रिप्रेजेंट। आइसोलाइंस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, डिपेंड करता है डिफरेंट वेदर किस किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आइसोथर्म बोलेंगे, प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आइसोबार बोलेंगे, रेनफॉल को रिप्रेजेंट करेंगे तो आइसो हाइट बोला जाता है, सनशाइन को रिप्रेजेंट करेंगे आइसो हेल बोला जाता है, सेम स्लोप की बात करेंगे आइसोक्लाइन की बात करेंगे, क्लाउडीनेस करेंगे बात तो इसको बोला जाता है आइसोनिफ, स्नो की बात करेंगे आइसोनिफ इसको भी नाम बोला जाता है। ये या सेम डेप्थ की बात करेंगे तो आइसोबाथ्स का नाम बोला जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको जानना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोबार्स हैं, आइसो हाइट है, और ये जो आइसोथर्म है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। मतलब आइसोबार का मतलब एक ऐसी लाइन जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसो हाइट का मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, आइसो हेल की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइसो लो बार देखेंगे इक्वल। ठीक है, आइसो बार जनरली है, आइसो बार यहाँ पर इक्वल प्रेशर की हम बात करेंगे। ठीक है, आइसो हेल की बात करेंगे सनशाइन। आइसो क्राइमी की बात करेंगे इक्वल लोवेस्ट मीन टेम्परेचर। आइसोथर्म इक्वल टेम्परेचर। आइसोक्लाइन स्लोप। आइसो डांपन इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आइसो नेफ क्लाउडीनेस। आइसो निफ स्नो। आइसो हेप्सी। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल यहाँ पर एलिवेशन अबव सी लेवल। आइसो बाथ्स इक्वल डेप्थ। आइसो ब्रोन्स थंडर स्टॉर्म को रिप्रेजेंट कर आइसो हेलाइन सैलिनिटी। जो मैं सर्कल करूँगा वही आप याद रखोगे। सबसे पहले आप आइसो बार याद रखोगे, आइसो हेटल याद रखोगे, ठीक है, आइसोथर्म याद रखोगे, और आइसो हेलाइन आप याद रखोगे। और इससे अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन देखोगे इसी के ऊपर। समझ आ गई बात? हाँ सर, हमें यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद अर्थक्वेक और वॉल्केनो पे हमेशा एक क्वेश्चन होता है, ये भी आपको ये टॉपिक समझना है। अर्थक्वेक और वॉल्केनोज का मतलब क्या है? देखो, अर्थक्वेक का मतलब होता है जब क्या होता है ना, जैसे कि अर्थ जो होता है सडन शेक हो जाता है। ये अगर अर्थ है ना, ये शेक हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशंस आ जाते हैं, ट्रम्बलिंग जिसको जनरली आप बोलते हैं। जब अर्थ सडन मूवमेंट हो जाता है, अर्थ के क्रस्ट को आपने पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल कोर। ये अर्थ का क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये कोर है। और जब अर्थ के कोर में क्या हो जाएगा, इसमें सडन शेकिंग, ठीक है, आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं, ये अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, sudden movement of a portion of Earth's crust which produces a shaking or trembling is known as an earthquake. The point where these vibrations originate is called focus of the earthquake. और वो पॉइंट जहाँ पर earthquake जनरेट होता है, जहाँ पर origin होता है earthquake का, जहाँ पर ये वाइब्रेशन शुरू होती है, इसको हम बोलते हैं फोकस। ये आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको? फोकस। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये अर्थ है,
ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला ये अर्थ है। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हो गई, फिर वही वाइब्रेशन ऐसे 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 आके ऊपर ऊपर फिर सरफेस पे हमें दिखता है ना, सरफेस पे हमें दिखता है। सपोज यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, ध्यान से देखो, मैं ग्रीन से करूँगा, यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट होगी और यहाँ पर, और इसी को हम फोकस बोलते हैं, याद रखना ये फोकस होता है इनसाइड द अर्थ। जो वाइब्रेशन स्टार्ट होती है उसको फोकस, और यही आपको सेम आप ऊपर जाओगे, स्ट्रेट 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 आप ऊपर जाओगे, और यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे अर्थ के सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यही चीज आपको अर्थ के सरफेस, एक तो अंदर होता है अर्थ के अंदर, और यही सरफेस पे आपको देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, याद रखना है अर्थक्वेक का। द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक ऑरिजिन हुआ है जिसको फोकस हम नाम बोलते हैं। फोकस से सीधे ऊपर आओ और सरफेस पे देखो, और इसको हम एपी सेंटर का नाम बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना फोकस और एपी सेंटर। फोकस होता है इनसाइड द अर्थ सरफेस, और जो एपी सेंटर जो होता है वो होता है ऑन द अर्थ सरफेस, एग्जैक्टली अबव द फोकस। फ्रॉम द फोकस द अर्थक्वेक वाइब्रेशन ट्रेवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, फोकस से अर्थक्वेक वाइब्रेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पर अगर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं तो ये ऐसे 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 ये अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे 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 चला जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीज्मिक वेव्स, वेव्स के फॉर्म में, जिनको सीज्मिक वेव्स बोला जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, 3 टाइप्स है अर्थक्वेक वेव्स। अगर आपको पूछा जाएगा कौन सी टाइप अर्थक्वेक वेव्स की है, आपको बोलना एक होता है पी, एक होता है एस और एक होता है एल, ठीक है। आईपीएल नहीं है, आईपीएल नहीं है, आईपीएल को के साथ लिंक कर सकते हो आप बोल सकते हो पीएल, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप करोगे पी के साथ, इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप याद रखो, पी वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। एस वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स, और एल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज सरफेस वेव्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। दैट मीन्स पी को आप एल के साथ लोकेट करोगे, ठीक है, एस को आप टी के साथ, एल को आप एस के साथ, ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स पी एल एस टी, एस टी है ना शेड्यूल ट्राइब, एल एस, ठीक है, एल एस आप लिख सकते हो सरफेस के साथ, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज सीज्मोग्राफ। अर्थक्वेक वेव्स को हम रिकॉर्ड करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको बोलते हैं सीज्मोग्राफ। जैसे कि हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसको बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेग्मोमानोमीटर, याद रखना, ठीक है। बीपी को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्फेग्मोमानोमीटर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसके लिए थर्मोमीटर हमारे पास होता है। आ रही बात समझ? तो इसी तरीके से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोमीटर पे कोई क्वेश्चन आया हुआ था बीपी को चेक करने के लिए, इससे मुझे यहाँ पर याद आया। इसी तरीके से अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, कितना अर्थक्वेक आ गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, 2.3.4.5.6.7, जितना भी उसका वैल्यू होता है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड, और उससे हम मेजर करते हैं। एक स्केल होती है, बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्वेश्चन पूछा जाता है, रिक्टर स्केल इज एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक, ठीक है। मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का मेजर किया जाता है, ठीक है। और अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करना, ठीक है, जैसे कि हार्ट की रीडिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं जिसको ईसीजी बोलते हैं। मैं ये एग्जांपल्स क्यों बोलता हूँ, सो दैट आपको वो भी रिवाइज हो जाएगा। उसको ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिससे हम हार्ट की जो रीडिंग होती है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। बात समझ आ रही है? द नंबर ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो हमारे पास रिक्टर स्केल है, इस पे क्या कितना कहाँ से कहाँ तक नंबर है, आपको बोला 0 से 9 तक, 1 2 3 अप टू 9 तक इसकी रीडिंग है। किसके ऊपर रेंज है, किसके ऊपर, रिक्टर स्केल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद द रिंग ऑफ फायर। अब ये देखना है कि अर्थक्वेक कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। आपको द रिंग ऑफ फायर इज ए मेजर एरिया इन द बेसन ऑफ पैसिफिक ओशन वेयर मेनी अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन ऑकर्स। रिंग ऑफ फायर जो है ये एक ऐसा बेसन है पूरे पैसिफिक ओशन में, ठीक है। पैसिफिक ओशन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये ऐसे 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 देखने को मिलेगा, ये वाला ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन की अगर बात करेंगे ऐसे देखने को मिलेगा। ये जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये ऐसी लाइन होती है रिंग ऑफ फायर, एक ऐसा एरिया होता है पैसिफिक ओशन के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक्स देखने को मिलता है, और वॉल्केनो, जहाँ पर अर्थक्वेक्स वहाँ पर वॉल्केनोज भी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ अर्थक्वेक्स, आपको बोलना है रिंग ऑफ फायर। द वॉल्केनो इज ए वेंट। अब क्वेश्चन है, सर वॉल्केनो का मतलब क्या है? वॉल्केनो का मतलब है एक वेंट होता है, एक ओपनिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, दो विच इज हॉट सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस मटेरियल मैग्मा एरप्ट्स आउट ऑफ द सरफेस फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। देखो वॉल्केनो का मतलब क्या होता है आप समझो। ये अर्थ का क्रस्ट, ये अर्थ हम बनाते हैं जनरली ऐसे, हमने अर्थ बना लिया,
अर्थ में हम क्रस्ट रखते हैं, मेंटल रखते हैं, कोर रखते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, जो अंदर से हॉट मटेरियल होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, वो गैसेस भी होता है अर्थ के इनसाइड, ठीक है। काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी टेम्परेचर इसका हाई होता है, जिसका हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है, ये बाहर 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 आ जाता है, ये निकलता है, इरप्ट होता है, इरप्ट का मतलब फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, ये बाहर आ जाता है। और जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये कुछ इस तरीके से आके आके इस पे ऊपर, इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे फ्लो हो जाता है, इसके ऊपर फ्लो हो जाता है, ऐसे आगे आगे ऐसे ऐसे फ्लो हो जाता है, क्योंकि अर्थ के इनसाइड से जब ये बाहर आ जाता है, ये क्या होता है, ये पूरा गर्म होता है, लेकिन जब सरफेस के ऊपर आता है ये कूल होना शुरू हो जाता है और सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर हमें कुछ लैंड फॉर्म्स बनते हैं। और ये जो यहाँ पर ये जो होल बनता है ना, ये होल जो बनता है ना यहाँ पर, ये वाला होल ध्यान से देखो, ये वाला होल जो बनता है ना यहाँ पर, एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये होल जो होता है ना ये कुछ इस तरीके से बनता है, और इसी होल को हम क्या बोलते हैं, वेंट का नाम बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? फिर से मैं बना रहा हूँ अर्थ, सो दैट आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इरप्ट हो गया, यहाँ से ऐसे ऐसे निकला ऐसे, और यहाँ पर एक होल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं इसको हम वेंट बोलते हैं या ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड इन द इंडोमान सी। आपको पता है एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं बैरन आइलैंड, ये एक्टिव वॉल्केनो जनरली जहाँ पर बोला जाता है, ये अंडोमान सी में, मतलब अंडोमान एंड निकोबार का अंडोमान वाली सी में, एंड लाइज अबाउट 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द टेरिटरी कैपिटल। और ये कहाँ पर इंडियन टेरिटरी में है। इट इज़ द ओनली इन एक्टिव वॉल्केनो, ये क्या है, ये एक्टिव वॉल्केनो है अलोंग द चेन फ्रॉम सुमात्रा टू म्यांमार। सुमात्रा आइलैंड से लेकर, जो इंडोनेशिया सुमात्रा के आसपास है, सुमात्रा आइलैंड से लेकर म्यांमार तक ये एक लॉन्ग चेन आपको देखने को, जैसे कि हम यहाँ पर बनाएंगे, ये इंडियन ओशन, ये बे ऑफ बंगाल है, तो सुमात्रा आइलैंड से लेकर पूरा म्यांमार तक एक लॉन्ग चेन ऑफ क्या देखने को मिले, एक एक्टिव वॉल्केनो की चेन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आएगी। ये मैंने इन जनरल ज्योग्राफी में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे इंडियन साइज, लोकेशंस, जहाँ पर आपको जो डायरेक्ट फैक्ट्स है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज किसके साथ बॉर्डर बनाता है, मतलब जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जनरली आप बोलते हो। उसके बाद फिजिकल फीचर्स आप देखते हो इंडियन लेवल पे, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। कौन सा पीक हाईएस्ट है, उसकी किसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ये सभी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे और हम आगे लेकर जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।